नमस्कार। तो आज मैं उपस्थित हूँ मोपासा की एक अन्य कहानी के साथ, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो अब ये सीरीज़ कर रही थी मोपासा की, उसमें ये मैं इस समय आखिरी कहानी सुना रही हूँ मोपासा की, और इस कहानी का नाम है नकली नगीने, फॉल्स जेम्स। माला जी नमस्ते, आप आ गई हैं, बड़ा अच्छा लगा। कोई और भी आया है, उनको भी नमस्कार। तो इस सीरीज़ की ये मतलब अब उसके बाद में किसी और लेखक की कहानी सुनाऊंगी, इसलिए मैंने बताया। मैंने पहले भी कहा है कि मोपासा जिस तरह से कहानियाँ लिखते हैं, चित्रा जी नमस्ते, वो अपने आप में, आबा जी नमस्कार, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन कहानियों को जैसे मैं लिखना भी चाहती हूँ और आप लोगों से बताना भी चाहती हूँ कि जो सुनावनहार है, यानी कि मुझ जैसे सुनाने वाला व्यक्ति, वो कहानियों को कई बार खुद सुनता है अपने आप बोल करके, या उन कहानियों के बीच में जो गैप्स है, जो जिसको हम बोलते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ मौन है, वहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ छिपी रहती हैं। दरअसल कहानी तो वहाँ छिपी रहती है, जो कहा जा रहा है उसमें नहीं, जो लिखा गया है उसके अलावा। ये तो नहीं कहूँगी उसमें नहीं, उसके अलावा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ नोट की, और ख़ास तौर से मोपासा की कहानियाँ पढ़ते हुए मैंने इस बात को बार बार नोट किया। छोटी सी कहानी है, और दरअसल मोपासा से हरप्रीत नमस्कार, आभा जी नमस्कार, और अभी एक और नाम मैंने शायद अलका जी का नाम देखा था जाते हुए फटाफट। तो ये जो कहानी है द फॉल्स जेम्स या नकली नगीने, ये मोपासा से मेरा परिचय इसी कहानी के माध्यम से हुआ। मैंने सबसे पहले जब किताब निकाली, और मैंने सबसे पहले इसी कहानी को पढ़ा, और इच्छा तो हुई थी कि मैं इसी से शुरू करूं, लेकिन फिर सब लोगों को डायमंड नेकलेस याद आने लगा, कंठहार जिसका मैंने अनुवाद करके कंठहार, और मेरा अनुवाद किया। पपोरी ने कहा था कि उन्होंने कंठहार के नाम से इस कहानी को पढ़ा है, तो उस कहानी को मैंने पहले सुनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो कहानी पढ़ी हुई थी। तो आज ये कहानी जो मैंने सबसे पहले पढ़ी, और मोपासा से जिस कहानी के माध्यम से मेरा परिचय हुआ, उस कहानी को मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। बहुत ही खास कहानी मुझे लगी थी। मिस्यू लाथिन ने जब पहली बार उस लड़की को, उस स्त्री को, अपने एक जो उनका असिस्टेंट चीफ था, उसके घर में शाम की पार्टी में देखा था, और देखते ही जैसे कि नफीसा जी नमस्कार, देखते ही जैसे कि उसको ऐसे हो गया, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, सादा सौंदर्य जिसे हम कहते हैं। उसने कोई मेकअप वगैरह नहीं कर रखा था, लेकिन उसके होठ पर थिरकने वाली, निरंतर थिरकने वाली जो मुस्कान थी, और उसके चेहरे पर जो आभा थी, उससे ऐसा लगता था जैसे कि वो एक दिव्य प्राणी है, वो इस संसार की है ही नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की थी वो। और वहाँ पर गुपचुप बातें भी हो रही थी पार्टी में कि वाह, वह तो भाग्यवान ही होगा जिससे इसका विवाह होगा। भद्र महिला, बहुत ही भद्र परिवार की, खानदान की लड़की थी, ऐसा लगता था, क्योंकि उसके पिता एक गांव में डॉक्टर थे, और अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उसकी माँ उस बच्ची को लेकर के पेरिस चली आई, और अब उसका सारा समय इसमें निकलता था कि कभी इसके घर जाए, कभी उस जिनको जानती थी उसके घर जाए, ताकि किसी तरह इस लड़की की शादी हो जाए। तो आज भी वो लोग वहाँ आए थे, उस पार्टी में आए थे दोनों जन, और माँ की तरफ तो ध्यान किसी का था या नहीं था नहीं मालूम, लेकिन हाँ, इस लड़की की तरफ जब हमारे लाती का ध्यान गया, तो उसको एकदम लगा कि जैसे उसका दिल उछल करके गिर जाएगा, सामने आके गिर जाएगा। वो सोचने लगा कि क्या मैं सचमुच में, मेरे भाग्य में है ये लड़की, क्या मैं इसको अपनी पत्नी बना सकता हूँ? और तब वो बहुत सोचता रहा, और जब जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ उस लड़की की चर्चा होती, और लोग कहते कि भाई कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल परी है भाई वो तो।
कभी कभी कोई बोलता है कि अरे नहीं भाई, परी भी इससे इससे कम सुंदर होती होंगी जितनी ये कितनी खूबसूरत है। और देखते हो पिताजी की मृत्यु हो गई, यहाँ पर ये लोग हैं, स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान, वो जो दिव्य मुस्कान है, उसी में आदमी डूब के मर गया। लाती ने एक दिन सोचा कि उसको तो खाली 700 फ्रैंक मिलते हैं, क्योंकि वो एक मिनिस्ट्री में क्लर्क लगा हुआ है, उसको 700 फ्रैंक मिलते हैं, क्या मैं बात चलाऊं तो बात बनेगी। और एक दिन हिम्मत करके उसने उस लड़की को प्रपोज कर ही दिया। और उसका सौभाग्य कि उसने मान भी लिया। तो इसको तो विश्वास ही नहीं वाला आते, क्योंकि उसने मान लिया है और उसकी माँ ने भी तुरंत मान लिया कि हाँ हाँ तुम अच्छे लड़के हो, आगे बहुत संभावनाएं हैं, तुम्हारे कैरियर में बहुत संभावनाएं हैं, तुम अच्छे लड़के हो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है कि लड़की तुमसे शादी कर ले। तो वो घर आकर के बहुत देर तक चूंटी काट काट कर देखता रहा कि वो मैं ही हूँ जिससे उस लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी है। और फिर उसकी शादी हो गई। वो लड़की उसके घर में आई तो मानो समझो कि जन्नत ही आ गई उसके घर में। उसके घर को उसने स्वर्ग जैसा बना दिया। उसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके आने के बाद ऐसा लगे जैसे कि लक्ष्मी बरसने लगी हो। और आज 6 साल बाद जब वो अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहा था तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि शादी के 6 साल हो गए। उसे लगा कि वो तो अपनी पत्नी को हनीमून के दिनों से ज़्यादा प्रेम करता है, और उसकी पत्नी भी दिनों दिन निखर करके और खूबसूरत हो रही है। लेकिन हर सुंदर, हर अच्छी चीज़ में कोई ना कोई कमी तो होती ही है ना, आप जानते ही हैं। नहीं तो मनुष्य कैसा रहे भला। उसमें भी उस लड़की की भी एक कमजोरी थी, और उसकी कमजोरी थी गहने, और दूसरी कमजोरी थी थिएटर। उसको थिएटर जाना बहुत अच्छा लगता था, और गहने तो क्या कहें आपको। तो 6 साल बाद वो एक दिन वहाँ पर बैठी हुई अपने मोतियों की माला को देख रही, काट रही, दांत उसके मोती की तरह और माला मोतियों की, और वो देख रहा था। उसने कहा तुम्हें नकली है, लेकिन क्या हुआ, मुझे शौक है तो मैं पहनूंगी। फिर उसने अपनी माला उतारी और अपने पति के गले में पहनाया, और उसकी गालों को बहुत प्यार से चूमा। वो उसकी गोदी में गोदी में बैठ करके उसने उसको अपने आगोश में लिया और उसके बालों को बिगाड़ने लगी। वो बहुत प्यार करती थी अपने पति को, बेहद प्यार। और क्या कहें, पति तो उस पर जान छिड़कता ही था। शुरू के उसके कई सारे दोस्त थे। असल में उसकी कुछ जो महिला मित्र थी वो अफसरों की बीवियां थी, और वो लोग क्या करती थी कि थिएटर के जो बॉक्स के पास 2 मंगवा लेती थी। जो भी नया नाटक आया, नया कोई शो आया, तो पहले दिन के ही पास मंगवा लेती थी, और फिर ये स्त्री और लाती दोनों जाते थे थिएटर देखते थे। अब सारा दिन सुबह से शाम तक खटने के बाद रात को शाम को वहाँ थिएटर में बैठना बहुत बिल्कुल सुहाता नहीं था। और उसको लगता था कि हाय राम, अब ये शाम की ड्यूटी और लग गई। ये तो एंजॉय करती है, इसको तो बहुत मज़ा आता है, इसकी सहेलियाँ भी आ जाती हैं, लोग बातें भी करते हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो बिल्कुल मिसफिट हो जाता हूँ इन लोगों के बीच में। तो जब शाम को लौटे तो उसने उसके प्यारे से उंगली इसमें से उसकी अंगूठी प्यार से निकाली लाती ने, और उसको देखते हुए, उसको प्यार करते हुए, फिर पिन्हाते हुए उस अंगूठी को उसने कहा, सुनो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा कहो। कितना अच्छा था ना थिएटर आज का नाटक, मज़ा आ गया। नहीं सुनो तो सही, तुम मेरी बात सुनो। अच्छा बताओ, चलो कहो क्या बात है। जो लोग तुम्हें टिकट देती हैं, पास देती हैं, उन्हीं में से किसी को कह दो ना कि तुम्हारे साथ चली भी जाएगा। मैं बहुत थक जाता हूँ ना, अगले दिन सुबह फिर मुझे जाना होता है, और तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता है थिएटर जाना, तुम्हारा बस चले तो रोज़ चली जाओ। उसने कहा हाँ, 2 ही तो शौक़ है, एक इन गहनों का और नगीनों का, और एक थिएटर का। तो हाँ मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा,
देखो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम उनके साथ निकल जाया करो, उनके साथ चले जाया करो, ताकि मैं शाम को थोड़ा आराम कर लूँगा ना और तुम्हारे लिए फ्रेश हो जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे कहा देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं नहीं किसी के साथ जाती। नहीं नहीं, प्लीज़ 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 मेरा कहना मानो, कभी कभी चलूँगा लेकिन प्लीज़ तुम चली जाओ। अब वो स्त्री, उनकी दोस्त आ जाती, उसको ले जाती, और इस तरह से मतलब वो ये भी अपना मतलब खुश हुआ कि चलो भला पिंड छूटा थिएटर से, नहीं तो रोज़ रोज़ जाकर के बहुत ही परेशान हो गया था। अब वो जाती थी, रोज़ जाती थी, रोज़ आती थी, और इन दिनों क्या हुआ कि उसकी जो ज्वेलरीज थी, उसके जो गहने थी, वो लगभग रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ ले आती। कभी देखिए कोई ब्रेसलेट ले आई, कभी कुछ कान के ले आई, कभी हीरे ले आई, कभी मोती ले आई, रोज़ कुछ ना कुछ ले आती। और ये बोलता देखो तुम ये कूड़ा करकट रोज़ घर में इकट्ठा कर लेती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कूड़ा करकट, तुम इन कूड़ों को छोड़ दो। और उसने एक उसका जो उस दिन लेकर आई थी, उसको ऐसे करके उसने, वो देख ही रही थी मज़े में, ऐसे करके उसने उसको फेंकना चाहा। उसने कहा नहीं 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 फेंको मत प्लीज़, मुझे बहुत पसंद है, देखो ये तुम कूड़ा कहते रहो लेकिन मुझे तो, मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ ना, और फिर तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे लिए हर चीज़ कर देती हूँ ना। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, रखो इनको हटाओ, इनको हटाओ। तो उसने अपनी ज्वेलरी बॉक्स खोली और उसने एक एक करके चीज़ें ना रखी। फिर उस दिन उसने जो पहन रखा था अच्छा सा एक मोती, उसको देखा और ऐसे करके शीशे में अपने कान के बुंदों को भी देखा जो उसने अभी हाल ही में खरीदे थे। तो महंती ने कहा कि तुम तो ऐसे देखती हो अपनी ज्वेलरीज जैसे कि मतलब हीरे पहन रखे हो तुमने और सच्चे मोती पहन रखे हैं तुमने। तो उसने कहा मेरे मोती और हीरा तो तुम हो, मुझे और चीज़ों की क्या जरूरत, असली हीरा तो तुम हो। लाती को तो क्या कहूँ, जैसे नशा सा छा जाता है ना, वैसे नशे में आ गया। और फिर उसको अपनी पत्नी पर इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, इतना प्यार आया कि वो भूल ही गया था कि थोड़ी देर पहले उसने कहा था इन कूड़े करकट को जरा दूर कर दो। एक दिन जब वो लोग फिर से शाम को चाय पी रहे थे तो उसने पूरी अपनी ज्वेलरी बॉक्स फिर से निकाली और एक एक चीज़ उठा करके देखे, पहने, उतारे और चाय को इस तरह से सिप करे जैसे चाय नहीं वाइन पी रही। एक नशा सा था उसकी आंखों में इन अपने गहनों को देख करके। बहुत देर तक उसकी नशीली आंखों को हमारा लाती देखता रहा और कहा पागल है, बिल्कुल पागल, पता नहीं इसको इन सब चीज़ों में क्या मज़ा मिलता है, बेवकूफ़ है। और फिर हंसता हुआ वहाँ से उठ करके चला गया। दिन बीतते गए और एक दिन जब खूब सर्दी पड़ रही थी, खूब, वो थिएटर से लौटी तो उसे ठंड लग गई थी। अगले दिन वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी और 8 दिन बाद उसके फेफड़ों में सूजन आ गई और वो मर गई। नाती की तो दुनिया ही उजड़ गई। वो इतनी जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगा और कमरे से ही नहीं निकला। कई दिनों तक वो कमरे से निकला ही नहीं, बीमार सा हो गया। फिर एक दिन बड़ी मुश्किल से दाढ़ी बढ़ाए हुए, आंखों में एकदम वीरान, आंखें उसकी वीरान और फटे हाल सा वो दफ्तर गया। काम में उसका जी लगा ही नहीं। लोग बातें करें कुछ कुछ और वो उसको याद करे और रोने लगे। फिर उसने कहा कि मुझसे काम नहीं हो रहा और चला आया घर। उनका जो कमरा था बिल्कुल वैसा ही था। उसकी जो ज्वेलरी बॉक्स थी वो बिल्कुल वैसी ही रखी थी जैसे उसने आखिरी समय रखा हुआ था। कुछ ज्वेलरी बाहर,
उसका डब्बा खुला हुआ, मोती की माला बाहर को लटक सी रही थी और दूसरी जो उसकी अंगूठियाँ थी वो भी इधर उधर पड़ी हुई थी, सब वैसे के वैसा। उसने सोचा कि उसको बॉक्स में डाल दे। फिर उसे वो हार देखा जिसे वो बहुत चिढ़ता था। वो बहुत भारी हार था और उसमें हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे। और उसने उसको उठाया और ऐसे बॉक्स में किया और कहा कि कचरा कहीं का, यही पहन के उस दिन गई थी वो, और देखो अब है ही नहीं यहाँ पर। इतना गुस्सा आया उसको ना, उस हार पर भी और अपनी पत्नी पर भी। वो फिर रोने लगा और रोते रोते सो गया। अब जो जितने उसको पैसे मिलते थे उससे उसका घर ही नहीं चल पाता था। उसे अपनी पत्नी और याद आने लगी कि कैसी लक्ष्मी थी वो। इतने अच्छे वाइन, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, पकवान, केक्स, पेस्ट्रीज, क्या क्या नई चीज़ें ले आती थी और कितने अच्छे फल। उसके हाथ में कितनी बरकत थी। और एक मैं हूँ जो पूरा ही नहीं पड़ता। और देखो आज मेरे पास कतई पैसे नहीं है और मैं 2-4 लोगों से उधार भी ले चुका हूँ। और इस समय तो हालत ये है कि फटे हाल इतना हो कि भूख लगी है, एक लोफ तक नहीं ले सकता। तो उसने ज्वेलरी बॉक्स खोला, उसने कहा कि क्या करें। फिर उसने बंद किया, बड़ा कन्फ्यूजन था। उसने कहा कि ये वाला जो हार है ना, जिसको पहनकर आखिरी दिन गई थी और जिसके बाद वो लौटी और ना लौटी, मेरी ज़िंदगी से हरदम के लिए लौट के चली गई, इस हार को आज मैं बेचूंगा। नकली है तो क्या हुआ, क्राफ्टमैन इसका जो मतलब इसकी जो काम है, काम बड़ा बारीक और महीन है, तो कम से कम 6-7 फ्रैंक में मुझे मिल जाएंगे। उसने उसको जेब में रखा और वो दूल्हे पे उस जगह पर चला गया, उस मार्केट में चला गया जहाँ बहुत सारे सर्राफों की दुकान थी। पहले ही सर्राफ की दुकान में वो घुसा और बड़े से संकोच के साथ, सुनिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या कहिए। ये एक हार है, ज़रा बताएं कि इसकी कीमत क्या है। उसने लिया और वो चौंक गया। फिर उसने अपना वो निकाला शीशा, दूरबीन जैसा जो होता है, उससे उसको देखा। फिर उसने एक निकाला, उसे ठक ठक करके एक एक जैसी चीज़ों को देखते वैसे देखा। फिर अपने सहायक को बुलाया और धीमी आवाज़ में बोला, ज़रा अंदर ले जाकर के देखो कैसा। तो वो गया। इतनी देर लग गई कि वो कुछ बोल रहा है, फिर ठोक रहा है, फिर वो कर रहा है, और नाती ये सोच रहा है कि कितना बेवकूफ़ है, इसको ये समझ में नहीं आ रही कि नकली हार है, इसको असली की तरह देख रहा है, इसको बिल्कुल अक्ल नहीं है। किसने इसको सर्राफों की दुकान पर बिठा दिया। ये वो बोलने ही जा रहा था कि वापस कर दो अगर तुम्हें मतलब नकली नहीं लेना। तब तक वो बोला कि जी इसकी कीमत करीब 18,000 फ्रैंक है, मैं आपको 15,000 फ्रैंक दे दूँगा। एकदम चौंक गया और चौंका और वो बोलने ही वाला था कि आपको कुछ गलती हुई है, ये नकली है। तब तक वो बोला कि अगर आपको ये दाम ठीक नहीं लग रहे तो आप किसी और दुकान में दिखा दीजिए, अगर इससे ज़्यादा दाम मिले तो वहाँ बेच दीजिए, नहीं तो यहीं आ जाइएगा। 15,000 फ्रैंक मेरा फाइनल वो है इसके लिए, आप आ जाइएगा। ये बाहर निकला, उसने हार रखा, बाहर निकला और बाहर निकल करके बोला, अजीब बेवकूफ़ आदमी है, लगता है सुबह से ही पी करके बैठा हुआ था, इस हार को वो असली बता रहा। चलो दूसरी दुकान पर जाता हूँ मैं। और फिर वो दूसरी दुकान पर गया। दूसरी दुकान पर उसने उसको दिखाया और वो दुकानदार देखते ही उछल पड़ा, अरे ये तो मेरी दुकान से लिया था, 20,000 का लिया था, मैं 18,000 फ्रैंक दे दूंगा अगर आप बेचना चाहते हैं तो। अच्छा आपको ये हार मिला कहाँ से? तो उसने कहा कि भाई मेरी वाइफ, तो आपका नाम? तो मेरा नाम
लाती है, मैं मिनिस्ट्री में काम करता हूँ। तो तब तक ये अपनी फाइल, वो अपना रजिस्टर निकाल करके देख रहा था। ओहो ठीक, ये मिसेस लाती ने ही लिया था। और ये कहानी लिखी गई है, मैं आप लोगों को बता दूं, 1876 में, क्योंकि ये तारीख मेंशन है कि ये हार हमने 20 जुलाई 1876 को मिसेस लाती को डिलीवर किया था उनके घर में। आपका घर? उसने कहा हाँ, मेरा घर मार्टियर्स लेन में है। तो हाँ, उन्हीं को डिलीवर किया था। तो अच्छा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या आप ये हार हमारे पास 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे? क्यों? हाँ नहीं, बुरा नहीं, रख लीजिए। हम आपको इसकी रसीद देंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, आपको बकायदा मैं रसीद दूंगा इसकी। उसने रसीद रखा और ये अपने जेब में डालता हुआ बाहर निकला। बाहर चौक पर पहुंचा और चौक पर पहुंचते ही उसने कहा ये क्या ये कोई गिफ्ट था? 18,000 फ्रैंक, 20,000 का था, 18,000। तो क्या वो जो जितने और गहने हैं, वो ब्रेसलेट, सोने की जो इतनी भारी ब्रेसलेट है जिसको इमिटेशन ज्वेलरी बताती थी, कान के जो हीरे के बालियां हैं, वो जो मोती है, और वो जो उसकी अंगूठियां तरह तरह की, क्या वो सब भी गिफ्ट थे? और ये सोचते ही उसको लगा कि आसपास सब कुछ घूम रहा है, पेड़ घूम रहा है, दीवारें, सड़क घूम रही है। उसने कोशिश की कि पास के बेंच को पकड़े, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो एक क्लिनिक में था। और क्लिनिक वाले ही उसको, 2 लोग उसको उसके घर तक पहुंचा गए। घर में पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर गिर करके बहुत जोर जोर से रोने लगा, बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। उसने खाया नहीं था कुछ कई दिनों से, वो ठीक से सोया नहीं था। पत्नी के मृत्यु के बाद से वो लगभग बीमार था। तो कभी उस रात वो रोता रहा, बीच में उसको जैसे लगते कि नींद सी आ गई है, फिर वो भयानक अजीब से सपने देखता और फिर उठ जाता। अगले दिन जब वो उठा तो और भी बदहाल था। उसने कहा चलो दफ्तर चलते हैं। कोशिश, उठा, नहा, शेव वेव करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन ही नहीं माना। तो उसने एक नोट लिखा और किसी के हाथ अपने दफ्तर भिजवा दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मैं नहीं आऊँगा। फिर वो लेट गया। अचानक ही उसे याद आया कि अरे आज तो मुझे उस सर्राफ के पास जाना था। बड़े बेमन से वह उठा और फिर से अहूदुल पे में उसी जगह पर पहुंचा जिसके सड़क के उस पार उस सर्राफ की दुकान। और वहाँ जाकर के उसने कहा कि जाऊँ, कितनी शर्म की बात है कि मैं उसके पास जाऊँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे नहीं जाना चाहिए। और अचानक उसे याद आया कि वो हार 18,000 फ्रांक का है, उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। और वो दौड़ता हुआ उसने सड़क पार की और उस दुकान पर पहुंच गया। उसको डर था कि कहीं वो एक सेकंड के लिए भी रुका तो उसका मन फिर से बदल जाएगा, और वो अपना मन नहीं बदलने देना चाहता था। वो गया और हाफते हुए उसके पास पहुंचा। दुकानदार ने उसको देखा सर्राफ ने और मुस्कुराया। वो उसे पहचान गया था, क्योंकि उसने इस बीच में सारी अपनी वो पूछताछ करवा ली थी, जांच करवा ली थी कि यही मिस्यूम लाती हैं और वो मिसेस लाती थी। तो उसने कहा कि क्या ख्याल है आपका? उसने कहा मैं बेचना चाहती हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत जोर की लगी हुई थी और बेहोशी के बाद भी उसने कुछ नहीं खाया था, छोड़ उसको कि थोड़ा सा उसको ग्लूकोज चढ़ाया गया था वहाँ पर डॉक्टर के पास। तो उसने 18 नोट निकाले अपने ड्रॉर में से और उसको पकड़ाया। इसने लगभग चोरों की तरह उसे पकड़ा, अपनी जेब में रखा और थैंक यू करके जाने लगा। फिर अचानक पीछे मुड़ा और कहा
कि मेरे पास कुछ और भी नगीने हैं, कुछ और भी गहने हैं, क्या आप उन्हें भी लेना चाहेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल लेना चाहेंगे। जानते हैं, वे अपने सारे इन्वेस्टमेंट इन्हीं चीज़ों में करते थे। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी इन्वेस्टमेंट किया करते हैं, ऐसा कहा लाते हैं। और वहाँ से निकला और 1 घंटे बाद उस पूरे बॉक्स में जितनी भी ज्वेलरीज थी उसको ले करके उस दुकानदार के पास पहुँच गया। वो जो हीरे के थे, उसके टॉप्स जो थे, उनकी कीमत 40,000 फ्रैंक। जो सोने का उसका ब्रेसलेट था जिसमें कि नगीने जड़े हुए थे, उसकी कीमत 25,000 फ्रैंक। जो अंगूठियाँ थी उनमें से कुछ 10,000 फ्रैंक, कुछ 15,000 फ्रैंक। एक सोने की चेन थी जिसमें कि नीचे एक सॉलिटेयर हीरा लगा हुआ था, वो 30,000 फ्रैंक। और इस तरह से कुल मिलाकर के उसे करीब 1.5 लाख फ्रैंक उन गहनों के उसे मिल गए। वो वहाँ से निकला, उसने उसको जेब में रखा और बाहर जाकर के उसने जब लोगों को घूमते हुए देखा तो उसने कहा, पैसे के बल पर गम को भुलाया जा सकता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो सीधे ले वॉइज़न एक शॉप में पहुंचा। मैंने अपने फेसबुक पर उसका तस्वीर भी लगा दी है। और नेबरहुड जो दुकानें होती हैं उनमें, और उसने 20 फ्रांक की उम्दा वाइन। इसके बाद उसने गाड़ी पे बैठा और इधर उधर घूमता रहा। कुछ कभी हरियाणा में जाए, कभी वन में जाए, कभी इधर घूमे, कभी उधर घूमे। और उसके बाद उसे अपना दफ्तर याद आया। उसने कहा कि दफ्तर ले चलो मुझे। दफ्तर गया और जा कर के बोला कि मुझे किसी ने अपनी वसीयत में 2 लाख फ्रांक मेरे नाम कर दिए हैं और इसलिए आज मैं नौकरी नहीं करूँगा आज से। उसने तुरंत लिखा अपना इस्तीफ़ा और रख दिया। फिर अपने दोस्त के पास गया जो उसका सबसे प्यारा दोस्त था और उसको कहा, तुम जानते हो, बड़े धीरे से, मुझे 3 लाख फ्रांक मिले हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकला और एक काफ़े आंगले, ये एक बहुत मशहूर होटल था जिसमें भाई कई 28-30 कमरे भी थे। और ये 1913 में ये होटल बंद हो गया। वहाँ गया और एक बहुत रईस आदमी के बगल में बैठ करके उसने वहाँ डिनर किया और कहा कि आप मेरी उस पर मत जाइए कि मैंने क्या पहन रखा है। भाई किसी ने मुझे 4 लाख फ्रांक मुझे दिए हैं अपने वसीयत में और अब मैं अमीर आदमी, मैं भी आप ही की तरह का रईस हूँ। उसने वहाँ खाना खाया और फिर 6 महीने वो कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहाँ घूमता रहा। खूब आनंद किया उसने। 6 महीने बाद उसने फिर से शादी की, बिल्कुल देवी जैसी भद्र महिला से फिर से शादी की। किंतु वो इतनी गुस्सैल और इतनी बदजुबान और इतनी झगड़ालू थी कि उसका जीना मुहाल हो गया। लाती ने फिर शादी की और उसका जीना मुहाल हो गया। नमस्कार। तो यह थी कहानी नकली नगीने।